हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज अपने इस क्लास में बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 2। और ये पेपर है 2025 जनवरी का एमएमई 3 इको ऑनर सेमेस्टर थर्ड के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चे, आप हमारा क्वेश्चन पेपर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपको क्लास 1 में मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक मिलेगा आपको। तो करना क्या है, देखने के बाद पेपर का आइडिया लगाए कि ये जो पेपर सेट किया गया था ना 2025 का, ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल वे का पेपर था। एनालिटिकल बोले तो अल्फा बीटा लाइक दिस वे, यू वी डब्ल्यू, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। नंबर बहुत कम है जहाँ कोई परफेक्ट आंसर आए और हम बहुत खुश हो जाए कि अरे भाई मेरा तो आंसर मैच कर गया। केसेस भी बनते हैं, लास्ट में आंसर में भी केसेस बनाने पड़ते हैं, अगर ये इससे बड़ा होगा तो ये सॉल्यूशन होगा। तो इसको कहते हैं एनालिटिकल वे। एनालिटिकल वे में ज़्यादा ब्रेन लगता है और ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, उसमें ज़्यादा केसेस बनते हैं। क्वेश्चन करके तो आंसर कोई भी मिला लेता है फॉर्मूला मेथड स्टेप से, लेकिन एनालिटिकल वे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ई कॉमर्स के बच्चों को ज़्यादा उनको स्ट्रांग बनाना है, इसलिए वो ऐसा पेपर दे रहे हैं। तो अब आप समझ जाएं कि आपका पेपर कैसा सेट होने वाला है। तो ये एक स्टैंडर्ड से ऊपर का पेपर है ये, ठीक है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में भी सीधा मैक्सिमा मिनिमा नहीं पूछा है, इसमें भी देखो कितना घुमा करके क्वेश्चन पूछा है। अ सेंट्रल प्लानर कंट्रोल्स एन इकोनॉमी विथ टू सेक्टर्स प्रोड्यूसिंग आउटपुट y1 एंड y2। तो हमारे पास सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, दोनों में कुछ कुछ दे रखा है इन्फॉर्मेशन। विथ टू सेक्टर्स प्रोड्यूसिंग आउटपुट y1, फिर आउटपुट y2। प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर p1, p1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, p2 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। लेकिन अभी हम लोग नहीं यूज करेंगे, ध्यान रखना, P1 P2 को अभी नहीं पुट करेंगे। अभी पुट कर देंगे ना तो कुछ जो सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं आगे चल के रिजल्ट, वो फिर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, फिर दोबारा काम करना पड़ेगा। तो अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में P1 P2 स्टार्टिंग में ही आप पुट ना करें। द प्लानर विशेज टू मैक्सिमाइज द नेशनल आउटपुट एट दीज गिवन प्राइसेस। नेशनल आउटपुट को वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। लेबर इज द ओनली इनपुट एंड इट इज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड टोटल अमाउंट L0। मतलब दिया हुआ है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू क्या है, L0 है, एंड L0 इज 1000। वो बाद में फिक्स करेंगे। तो अभी ना 1 डालना है, ना 2 डालना है, ना 1000 डालना है, ये बिल्कुल लास्ट में जब कुछ रिजल्ट में जरूरत पड़ेगा तो पुट करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है बच्चे, यहाँ पर है 100 रूट L1, 100 L1 टू द पावर हाफ है। यहाँ पर y2 इज इक्वल टू 50 रूट अंडर L2, ठीक है। कैलकुलेट द ऑप्टिमल लेबर एलोकेशन आउटपुट एंड द शेडो वेज रेट, वो भी निकाल लेंगे हम लोग, वेज रेट भी निकाल लेंगे। फिर बी में है राइट द वैल्यू फंक्शन एंड फाइंड। अब बी पार्ट के लिए ना डी वाई स्टार बाई डेल P1 लाइक दिस वे निकालने के लिए हम लोग P1 P2 को नहीं पुट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, तो हम लोग सबसे पहले लैग्रेंजियन फंक्शन बनाएंगे। लैग्रेंजियन फंक्शन बनेगा L ऑफ L1 L2 का जो बनेगा, ये क्या बनेगा, रेवेन्यू कलेक्शन कितना होगा बताओ। प्रोडक्शन है अगर y1 और प्राइस है अगर p1, तो p1 इंटू y1। अच्छा, इसको पहले फ्रेम करना पड़ेगा कि क्या है ये क्वेश्चन। वी हैव टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, मैक्सिमाइज रेवेन्यू जो कि है y1 p1 प्लस y2 p2 सब्जेक्ट टू L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L0। ये है क्वेश्चन हमारा। तो इसका लैग्रेंजियन क्या बन जाएगा, लैग्रेंजियन बन जाएगा L1 L2 इज इक्वल टू 100 रूट L1 इंटू P1 प्लस 50 है दूसरे वाले का, 50 रूट L2 इंटू P2 और माइनस करेंगे लैम्डा इंटू L1 प्लस L2 माइनस L0, ठीक है। अब कंडीशंस क्या होते हैं याद होगा आपको, लैम्डा L1 डैश L और L1 डैश, ये है लैग्रेंजियन फंक्शन का, और ये है L1 डैश इज इक्वल टू 0।
तो L1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 100/2√अंडर L1, P1 है ही और कहीं L1 है, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फिर लैग्रेंजियन को L2 डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, तो मिलेगा L2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 50/2√अंडर L2 और P2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और जब लैग्रेंजियन को लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 तो मिलेगा L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L0। तो हमारे पास तीन चीज़ें मिल गई, एक ये इक्वेशन मिला, एक ये इक्वेशन मिला और एक ये मिला। अब देखो ज़रा, यहाँ से करोगे तो 100 2 से कैंसिल हो गया 50, तो यहाँ पे मिलेगा बच्चे 50p1/√L1 इज इक्वल टू लैम्डा। इससे मिलेगा 2 से कैंसिल कर देंगे तो 25 लैम्डा और L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L0। नाउ सी, अब यहाँ से L1 निकालेंगे, यहाँ से L2 निकालेंगे, ठीक है। तो उधर लेते जाएंगे तो √अंडर L1 इज इक्वल टू 50p1/λ। तो L1 इज इक्वल टू कितना आ गया, L1 इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ। L1 इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर है ना, तो 2500p1² रूट अंडर L2 इज इक्वल टू 25p2/λ। L2 कितना जगह स्क्वायर करेंगे तो 25 का 625 p2²/λ²। दोनों को पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 2500p1²/λ² प्लस 625 p2²/λ² इज इक्वल टू L0। λ² उधर जाएगा तो λ² इज इक्वल टू 2500p1² प्लस 625 p2²/L0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी √अंडर 2500p1² प्लस 625 p2²/L0। या फिर आप एक और काम कर सकते थे सॉल्व करते वक्त, क्या कर सकते हैं, तो लैम्डा लैम्डा दोनों इक्वल है, तो यहाँ से करेंगे तो 50p1/√L1 इज इक्वल टू 25, ये आ गया 25 2 जा, तो 2p1/√L1 इज इक्वल टू p2/√L2। अब स्क्वायर कर दो तो 4p1² इज इक्वल टू p2²/L2। तो यहाँ से निकल करके आएगा, हमें L2 निकालना है ना इन टर्म्स ऑफ L1, तो L2 इज इक्वल टू p2²L1/4p1²। ये आ गई L2 की वैल्यू, ठीक है। L2 की वैल्यू आ गई और L1 इतना रह गया। अब इसको पुट कर देंगे L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L0 में। L1 प्लस L2 डाल देंगे, ये आ गया। अब L1 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस p2²। नाउ सी L1 4p1² प्लस p2²/4p1² इज इक्वल टू L0। तो L1 की वैल्यू आ जाएगी L0 ऊपर में चला जाएगा 4p1², नीचे में 4p1² प्लस p2², ये आ गई L1 की वैल्यू। तो L1 और L2 दोनों आ गया, L2 और L1 दोनों आ गया। ये दोनों कुछ खास हैं इसलिए इन पे स्टार लगा दो। वो भी मेथड सही था, उससे भी सेम आपका आ ही जाएगा, लैम्डा की भी तो वैल्यू आ ही गई ना, ठीक है। लैम्डा की आ गई, L1 स्टार और L2 स्टार की आ गई। लैम्डा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भी आप लैम्डा निकाल सकते हो। लैम्डा के लिए क्या है बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू 50p1/√L1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 50p1/√L1। तो 50 p1 की वैल्यू कितनी है
P1 की वैल्यू तो P1 है, रूट L1 कितना आ जाएगा, L1 निकाला हुआ है, ये रहा। दूसरा वाला कर लेते हैं, L2 वाला कर लेते हैं, क्योंकि L2 थोड़ा इजी लग रहा है। ठीक है, तो 50 P1 L1, जरूरत पड़ेगी तो इसमें भी रूट L1 डाल करके आ ही जाएगा। रूट अंडर L1 2P1, फिर रूट अंडर 4P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, P1 कैंसिल, 2 से गया 25 इज इक्वल टू 25 रूट अंडर 4P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बाई रूट L0। तो लैम्डा किसी भी तरीके से निकालोगे वैल्यू तो फिर सेम ही आएगी। तो ये हो गई लैम्डा की वैल्यू। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वहां पे भी जाना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या है। तो कैलकुलेट द ऑप्टिमल लेबर एलोकेशन आउटपुट एंड शैडो वेज। अब हम लोग इसको खास निकाल लेंगे। व्हेन लेबर एलोकेशन, तो व्हेन P1 कितना दिया हुआ है 1, P2 कितना दिया हुआ है 2 और L0 कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ था, हाँ जी, तब निकल जाएगा हमारा L1 स्टार इज इक्वल टू L0 यानी कि 1000, इसमें पुट कर रहे हैं सारे वैल्यूज, इंटू 4 P1 स्क्वायर यानी कि 1, नीचे में 4 P1 स्क्वायर यानी कि 4, P2 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 8 4 2 जा 500 आ गया। L1 स्टार आ गया 500, ये फर्स्ट पार्ट का ही आंसर अभी निकल रहा है। L2 स्टार कितना आएगा, L2 स्टार था आपका P2 स्क्वायर L1 बाई 4 P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर L1 बाई 4 P1 स्क्वायर, इसमें पुट कर देंगे P2 की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, L1 इज 500 बाई 4 P1 स्क्वायर तो 1 ही है, 4 से 4 कैंसिल, तो L2 स्टार भी आ गया 500। और लैम्डा कितना आया, लैम्डा इज इक्वल टू पुट करेंगे 25 रूट अंडर 4 P1 स्क्वायर यानी 4 P2 स्क्वायर 4 अपॉन रूट अंडर 1000, तो लैम्डा इज इक्वल टू 25, 4 4 8 आ गया, तो 4 रूट 2 यानी कि 2 रूट 2, नीचे आ गया 1000, तो 100 इंटू 10, तो 100 का 10 आ गया, 100 का कितना आ गया 10 और रूट 10, तो 2 5 जा 5 से 5 गया, लैम्डा इज इक्वल टू 5 रूट 2 बाई रूट 10, 5 रूट 2 बाई रूट 10। और ये जो है ना लैम्डा, यही होता है हमारा शैडो वेज, शैडो वेज। ठीक है, तो शैडो वेज आ गया हमारा। पूछा क्या था, ऑप्टिमल लेबर एलोकेशन आउटपुट एंड शैडो वेज। आउटपुट तो नहीं निकाला अभी बच्चे हम लोगों ने, आउटपुट के लिए क्या निकालेंगे, y1, y1 क्या था हमारा, y1 था 100 रूट L1, तो y1 आ जाएगा 100 रूट अंडर 500। ठीक है, y2 आ जाएगा 50 रूट L2, तो y2 आ जाएगा 50 रूट अंडर 500। तो सारी वैल्यूज आ चुकी है, y1 y2 L1 L2 और लैम्डा। अब आ जाओ बी पार्ट में, अभी इसका बी पार्ट भी है। राइट द वैल्यू फंक्शन एंड फाइंड। वैल्यू फंक्शन मतलब जो मैक्सिमम आया है, तो मैक्सिमाइज हमने किसको किया था, रेवेन्यू को किया था। तो वैल्यू फंक्शन जो है वो P1 P2 और L0 का फंक्शन होगा। कैसे, तो y1 P1 प्लस y2 P2, यही था ना मैक्सिमम रेवेन्यू। अब y1 की जगह पे डाल देंगे, y1 की जगह पे क्या डाल देंगे 100 रूट L1, P1 की जगह पे P1, यहाँ पे 50 रूट L2, P2 की जगह पे P2। अब L1 की वैल्यू डाल देंगे जो मैक्सिमम आई है 100 P1 रूट अंडर L1, L1 कितना था, L1 इतना सा सब कुछ है, पूरा पुट कर रहे हैं, रूट अंडर L1 की जगह पे L0 4 P1 स्क्वायर बाई 4 P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 50 P2 और रूट अंडर L2 में L0 P2 स्क्वायर बाई 4 P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो V किसका किसका फंक्शन दिख रहा है आपको, P1 P2 और L0 का फंक्शन दिख रहा है, तीन चीज का फंक्शन है, तो P1 P2 L0 में हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब इन्होंने पूछा है
कि वैल्यू फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू p1 पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो वैल्यू फंक्शन का वही होगा, देखो जो एफ एक्स वाई होता है उसका वही होता है जो लैग्रेंजियन का होता है। तो डेल एल बाई डेल p1, लैग्रेंजियन कहाँ था, बनाया था ना हमने लैग्रेंजियन स्टार्टिंग में, ये रहा। इस लैग्रेंजियन में करना है विथ रिस्पेक्ट टू p1, तो p1 सिर्फ यहीं दिख रहा है, तो p1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 100√L1 आएगा बस। (100√L1), ठीक है, L1 स्टार डाल दोगे आ जाएगा। उसी तरीके से डेल वी पी बाई डेल p2 करोगे, वैल्यू फंक्शन है, तो डेल एल बाई डेल p2 करोगे तो ये आ जाएगा 50√L2। उसी तरीके से डेल वी बाई डेल एल नॉट करोगे, तो लैग्रेंजियन को करोगे डेल एल बाई डेल एल नॉट, तो देखो तो एल नॉट का कोफिशिएंट क्या है उधर, एल नॉट का कोफिशिएंट है प्लस लैम्डा, तो आ जाएगा प्लस लैम्डा। अब आप सबकी वैल्यू डाल दो, एट ऑप्टिमम लेवल क्या आएगा 100√500, इधर आ जाएगा 50√500, इधर आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा निकाला था हमने, लैम्डा तो निकाला ही होगा, जो वैल्यू आई थी उसी को पुट कर देंगे, आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी लेंथी था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे एक डाइट से प्रॉब्लम लिया गया है। स्पोर्ट्स स्टूडेंट इज ट्राइंग टू डिसाइड ऑन दी लोएस्ट कॉस्ट डाइट फॉलोइंग इज द डेटा फॉर 2 टाइप्स ऑफ ईटेबल्स, स्प्राउट्स एंड बनानास। स्प्राउट्स और बनानास के लिए है स्प्राउट्स बनानास, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन। स्प्राउट्स में कितना कैल्शियम मिलता है 5, 4 प्रोटीन, 4 यूनिट्स प्रोटीन और 2 यूनिट्स विटामिन मिलता है। बनाना में 7 कैल्शियम, 2 प्रोटीन, 1 विटामिन, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कॉस्ट भी दिया हुआ है कि स्प्राउट का 1 यूनिट का कॉस्ट है 6 और बनाना का 1 का कॉस्ट है 3.5। क्वेश्चन पढ़ो जरा। A sports student is trying to decide on the lowest cost diet. Following is the data for 2 types of eatables, sprouts and bananas, and 3 types of nutrients, calcium, protein and vitamin. Cost rupees per unit. The requirement per day of calcium, protein and vitamins are, calcium total उसको कितना चाहिए 8, protein total कितना चाहिए 15 और vitamin कितना चाहिए total 3. The problem is to find how much of each eatable to consume. Now see, कि कितना कंज्यूम करना चाहिए, साफ साफ है, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और कॉस्ट भी क्या हो, मिनिमम हो। ईच न्यूट्रिएंट एट अ मिनिमल कॉस्ट। तो मान लेते हैं कि x यूनिट ऑफ स्प्राउट एंड y यूनिट ऑफ बनानाज ले रहे हैं, तो लेट x यूनिट्स ऑफ स्प्राउट्स एंड y units of bananas is consumed। तो हमारा प्रॉब्लम ऐसे बन करके आएगा, मिनिमाइज करना है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, मिनिमाइज z इज इक्वल टू, z इज द कॉस्ट फंक्शन, तो 6x, अगर 1 यूनिट का 6 है तो x यूनिट ले रहे हैं तो 6x, 1 यूनिट का 3.5 है तो y यूनिट का 3.5y। सब्जेक्ट टू, ध्यान से देखो 5x, टोटल कैल्शियम कितना मिलेगा, 1 से 5 तो x से 5x, 1 से 7 तो 5x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्योंकि मिनिमम 8 यूनिट चाहिए कैल्शियम। 4x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। मिनिमल को राइट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स ड्यूअल एंड सॉल्व देम, मतलब दोनों को सॉल्व करना है। इसका ड्यूअल क्या होगा, ड्यूअल तो लिखने आता है, ड्यूअल इज, जो ये होता है 8, 15 और 3, ये तीनों बन जाएंगे हमारे नए वेरिएबल बन जाएंगे। यानी ड्यूअल इज
मैक्सिमाइज मिनिमाइज से मैक्सिमाइज का क्वेश्चन हो जाएगा। मैक्सिमाइज जेड स्टार इज इक्वल टू 8u1 प्लस 15u2 प्लस 3u3 सब्जेक्ट टू, ये बन जाएगा पहला कोफिशिएंट, ये बन जाएगा सेकेंड कोफिशिएंट। सब्जेक्ट टू 5u1 प्लस 4u2 प्लस 2u3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, इसके साथ इनइक्वलिटी बनाएगा ये, इसके साथ बनाएगा ये, तो ये हो जाएगा जब मिनिमाइज में ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, मैक्सिमाइज में लेस देन इक्वल टू 6। दूसरा बनेगा 7u1 प्लस 2u2 प्लस u3 लेस देन इक्वल टू 3.5। साथ ही साथ u1 u2 u3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ड्यूअल बन गया। अब इन्होंने कहा कि एंड सॉल्व देम। सॉल्व देम मतलब दोनों को सॉल्व करना है, प्राइमल को भी और ड्यूअल को भी। हम देखो पहले प्राइमल को सॉल्व करेंगे। प्राइमल में क्या था, मिनिमाइज करना है z इज इक्वल टू 6x प्लस, बहुत पेशेंस के साथ आराम से करना पड़ेगा बच्चे, सब्जेक्ट टू 5x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इधर हो जाएगा 4x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और इधर हो जाएगा 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ ग्राफिकल मेथड, और नो डाउट एक्स वाई तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे ही होंगे। पहला जो लाइन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 8, इसके लिए जब आप पॉइंट बनाओगे तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, x और y। जब आप x 0 डालोगे, तो आपको मिलेगा 1.14। 8/7 इज 1.14, और जब y 0 डालोगे तो x मिलेगा आपको कितना, 1.6। दूसरा लाइन है 5x प्लस 7y, सॉरी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। Now see x and y. If we put x 0 there, then y will be 7.5. Y will be 7.5, and if y is 0, x will be 15/4, that is 3.75. Okay. Next is 2x plus y is equal to 3. अगर x की जगह 0 डाल दें तो y आ जाएगा 3। अगर y 0 डाल दें तो x इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो सब में है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही जाएगा। कैसे पता, तो 0 0 डालेंगे तो 0 8 से बड़ा नहीं है, 0 0 डालेंगे 15 से बड़ा नहीं है, 0 0 डालेंगे 3 से बड़ा नहीं है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसमें भी अवे, इसमें भी अवे। अब तीनों लाइन को बड़े आराम से इत्मीनान से हमें बनाना पड़ेगा। नाउ सी 0 1.14 कहाँ तक जाना है हमें, 7.5 तक, यानी 8 तक का लेना है, तो 2 4 6 8। ठीक है, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x जा रहा है 0 0 3.75 1.5, तो 2 4 6 8। अब देखो जरा, पहला बन रहा है 0 और 1.14, 1.14, 1 यहाँ होगा हाफ में, 1.14 इज दिस पॉइंट, 1.6 1 यहाँ, 1.5 यहाँ, 1.6, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये लाइन बन गया। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। दूसरा कितना है, 0 और 7.5, 7.5, 0 7.5, 3 3.5 यहाँ यहाँ आ गया,
तो अगर आप स्केल यूज़ करते हो ना ढंग से तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट जो है वो है 0 3 और 15 0। 0 3 एंड 1.50। ये कितना था? ये 1.6 था, थोड़ा सा इससे पीछे, लाइक दिस। इस लाइन की इक्वेशन कितनी है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये बन गया लाइन। अब देखो जरा, ये लाइन अलग ही था। सबका अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, सबका अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। सब में जब अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो हमारा फिजिबल रीजन इधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, ये बन गया हमारा फिजिबल रीजन। अब जब ये अनबाउंडेड होता है तो इसमें मैक्सिमम तो नहीं मिलता है लेकिन मिनिमम मिल सकता है। मिनिमम कहाँ कहाँ मिलेगा? तो लेट दिस बी ए बी, दो ही कॉर्नर पॉइंट है तो दो ही पे मिलेगा। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी है हमारा 4x प्लस 2y वाले का पॉइंट है। दिस इज 3.750, 3.750। और ए का कोऑर्डिनेट क्या है? उसी लाइन का है 7.5। तो इन दोनों पॉइंट को यहाँ रख देंगे, ध्यान से देखना। पॉइंट्स लिख दिए, ए 7.5, बी इज 3.750 and what is z? z is equal to 6x plus 3.5y। तो इसमें तो जीरो डालेंगे तो 6 0 0 हो जाएगा। 3.5 इंटू 3.5 इंटू 7.5, दैट इज 26.25। 6 इंटू 3.75, दैट इज 22.5। अब इसमें मिनिमम के लिए बोला था तो मिनिमम तो यही होगा ना, मिनिमम इज दिस वन एट दिस पॉइंट। तो लिखेंगे मिनिमम z इज इक्वल टू 22.5 और वो भी किस पे मिला? एट x इज इक्वल टू 3.75 एंड y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द सॉल्यूशन मिनिमम। मिनिमम का तो निकाल लिए, अब इसके हेल्प से निकालेंगे हम लोग किसका? ड्यूअल का सॉल्यूशन। ड्यूअल में क्या है कि 3 वेरिएबल है तो ग्राफ बनाना आसान नहीं है, उसको फिर सिंप्लेक्स मेथड से कर सकते हैं और सिंप्लेक्स मेथड आपके कोर्स में नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यूअल के लिए जो सॉल्यूशन है वो तो सिंप्लेक्स मेथड लगाना ही नहीं है। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे? ड्यूअल में कैसे चेक करेंगे? तो हमारा जो प्राइमल था उसमें x 3.75 और 0 दोनों डाल करके देखेंगे। प्राइमल का जो सेट था कंस्ट्रेंट 5x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 था, 4x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 था, और यहाँ पर है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें हम लोग डाल करके चेक करेंगे। ये 3.75 एंड y, इन तीनों में चेक करेंगे, इन ऑल थ्री, और देखेंगे कि इज इक्वल टू हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5 इंटू 3 ऐसा करा चुके हम क्लास में। 5 इंटू 3.75 प्लस 0 कितना आ रहा है देखना जरा। 5 इंटू 3.75 18.75 which is not equal to 8. Just wait. And the next one is 4 into 3.75 plus 2 into 0. 3.75, 2 times it becomes 7.5 and exactly equal to 15. And here 2 into 3.75 plus 0. This is 7.5 which is not equal to 3. So listen what I am telling you. What was our solution of dual? Dual we have made variable as u1, u2 and u3. So we can set, since it is not satisfying, it means that u1 star will be equal to 0. We can assume here also u3 star we can assume to 0. But here u2 star is not equal to
0. u2 star is not equal to 0. So maximize z star, maximize z star, and the u2 star is not equal to 0, so we will put a dual, what we have in dual, like maximize z is equal to 8 u1 plus 15 u2 plus 3 u3 subject to 5 u1 plus 4 u2 plus 2 u3 less than equal to 6, and 7 u1 plus 2 u2 plus u3 less than equal to 3.5. Now see, we are going to put u1 and u3 as 0. So putting u1 and u3 as 0, what we are getting? 4 u2 is equal to 6. u2 will be equal to 2 3 ja 3 by 2. So u2 star is 3 by 2. And you can find the maximum z star also. 8 u1 0, 15 u2, 15 into 3 by 2, 15 into 3 by 2 plus 3 into 0. So how much will be this one? 3 by 2 into 15, 22.5. This is 22.5. So we have got maximum of z star is equal to 22.5 at u1 star is equal to 0, u2 star is equal to 3 by 2, and u3 star is equal to 0. Why we are calculating this? Because they have asked us to find to solve them. It's written there, solve them. Solve them means solving both primal and dual. So we have solved. Now see, if the sports coach increases the calcium requirement from 8 to 9, calcium requirement from 8 to 9, that means in question minimum 6x plus 3.5y, we have 5x plus 7y greater than equal to 8, and here 4x plus 2y greater than equal to 15, here 2x plus y greater than equal to 3. If you remember the theory which I have taught you in chapter 19, this is equivalent to B1, this is equivalent to B2, and this is equivalent to B3. So what is change in B1? They are asking that if they are increasing from 8 to 9, so that is plus 1 now. From 8 to 9 means they are increasing. So delta B1 is plus 1. Is there any other change? And reduces the protein requirement from 15 to, so from 15 to 14, so it will be minus 1. And there is a theorem for that. We can directly find the change in the objective function. We can directly find the change in the objective function as from 8 to 9, and this is from 15 to 14. Now see, so del z star, the theorem is del z star is equal to u1 star into change in b1 plus u2 star. We can take the help of what? Dual solution problem. Change in objective function with the help of dual solution problem, u3 star into del b3. So del b3 is 0. Del b3 is 0. There is no change in third constraint. Na? So u1 star is how much? 0. Del b1 is 1. u2 star is how much? See, 3 by 2. We are putting all the values. 3 by 2 into minus 1 plus 0. This is minus 3 by 2. So Z will change by minus 3 by 2 units. So new cost will be 22.5 was the Z star solution. Here Z star was 22.5. Then minus 3 by 2, it will be 21. 21 is the new cost that will be for minimum cost. Okay, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7. अब हम लोग आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है
ये सब थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सपोज दैट अ फिश पॉपुलेशन ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. फिश पॉपुलेशन इस रेट से ग्रो हो रहा है. वेयर वाई इज द स्टॉक ऑफ फिश. If the fish population is harvested by the fishing industry at the constant rate of, harvesting का rate दिया हुआ है बच्चे, 3/4 constant है. Write down the equation for the rate of change in the stock of fish. Rate of change निकालना है. Rate of change निकालना है. और साफ साफ देखो population grows according to, grows मतलब ये rate है. Grows मतलब ये rate है. तो ध्यान से सुनो. तो ये तो बढ़ने का रेट है और ये निकलने का रेट है. तो नेट ग्रोथ रेट कितना हो गया फिश का? 2y 1 माइनस वाई बाई 2 माइनस 3/4. ये हो गया नेट ग्रोथ रेट. ये हो गया नेट ग्रोथ रेट. नेट ग्रोथ रेट हो गया. यानी हम इसको लिख सकते हैं g-y इज इक्वल टू 2y 1 माइनस वाई बाई 2 माइनस 3/4. अब इन्होंने बोला है कि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिश. सो वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द मतलब स्टॉक ऑफ फिश. दोनों के बीच में क्या करना है, हमें इक्वेशन एस्टैब्लिश करना है. तो चलो एस्टैब्लिश करते हैं. तो सबसे पहले जी वाई जो है वो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है और स्टॉक है वाई. इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है. तो डी जी वाई बाय डी वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 2y स्क्वायर. दैट मीन्स y स्क्वायर हो गया माइनस 3/4. अब इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे. डी जी डैश वाई इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू डी वाई. अब इंटीग्रेट भी कर देंगे वेरिएबल सेपरेबल के बाद. तो ये तो आ जाएगा जी वाई और ये कितना हो जाएगा, जी वाई आ गया जो कि रेट है. और ये कितना आ गया 2y यानी कि 2y स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 माइनस 3/4 y. अच्छा, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ इसके बीच में रिलेशन ही तो इस्टेब्लिश करना था. रुक जा बच्चे. जी डैश वाई इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3/4. तो यही हो गया हमारा ग्रोथ रेट का इक्वेशन बन गया. जो पूछा है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिश. तो यही हो गया. स्टॉक ऑफ फिश कैसे चेंज होगा? तो इसी रेट से चेंज होगा. सो y डैश इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3/4. और y डैश जो है वो dy बाई डी टी है. एक्चुअली में ये dy बाई डी टी है. समझ में आई बात? अब फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट इन्होंने पूछा है कि क्या होगा इक्विलिब्रियम पे. ड्रॉ द फेज डायग्राम टू शो द चेंज. ओके, सो फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो गया? y डॉट इज इक्वल टू 0. तो 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0 करेंगे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 4ac अपॉन 2. ये तो पूरा कैंसिल हो गया. 4 माइनस 3 1 आ गया. तो 2 प्लस माइनस 1/2. एक बार करेंगे तो 3/2, एक बार करेंगे तो 1/2. ये आ गई y की दो वैल्यूज. तो y1 इज इक्वल टू 1/2, y2 इज इक्वल टू 3/2. अब ये दोनों तो आ गए कि भाई 1/2 और 3/2 पे मिलेगा हमें क्या? इक्विलिब्रियम. लेकिन अब ये कैसे इक्विलिब्रियम होंगे, स्टेबल या अनस्टेबल? इसके लिए तो ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, या ऐसे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू कितना था डी वाई बाई डी टी माइनस, बताओ यही वाला फंक्शन, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3/4. इसी को एफ वाई मान लेते हैं. अब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. माइनस 2y प्लस 2
और चेक करते हैं एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। एफ डैश ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -2 इंटू 1/2 प्लस 2, 2 कैंसिल, 2 - 1 1 ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो अनस्टेबल, मतलब ये जो है y1 इज इक्वल टू 1/2 ये अनस्टेबल स्टेडी स्टेट है। एंड एट दूसरा क्या था y2 इज इक्वल टू 3/2। एफ डैश ऑफ 3/2 पुट करेंगे तो -2 इंटू 3/2 प्लस 2, 2 से 2 गया, -3 और 2 -1 आ गया नेगेटिव, तो ये क्या हो गया स्टेबल। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू 3/2 तो ये स्टेबल हो गया। आप ग्राफ भी इसका बना करके देख सकते हो। ग्राफ बनाओगे तो y डॉट इज इक्वल टू है हमारे पास -y² प्लस 2y -3/4। इसको हम लोग मान लेते हैं fy। अब f डैश y निकाल ही चुके हम लोग, अब f डबल डैश y निकाल लो। f डबल डैश y निकालोगे, ये f डैश y है और हमारे पास वैल्यूज भी आ चुकी है, तो f डबल डैश y करोगे तो -2 नेगेटिव। सो केस ऑफ मैक्सिमा कौन सी वैल्यू -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो 1 पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर बनाएंगे y और इधर बनाएंगे y डॉट। फेज डायग्राम ऐसे ही बनता है, x और x डॉट का बनता है। 1 पे मिल रहा है मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 डालेंगे तो -1 2 और -1/3, -1 प्लस 2 -3/4, तो 4 -4 4 2 जा 8 -3, सो 8 - 7 1/4, 1/4 मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो 1/4 मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू और पास कर रहा है कहाँ कहाँ से, तो ये भी हम लोगों ने निकाल रखा था 1/2 और 3/2। तो 1 है 1/2 3/2 यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि ये जो है कौन सा स्टेबल है, 3/2 वाला स्टेबल है और ये क्या है अनस्टेबल है। समझ में आई बात। इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, इसका ट्रेंड क्या है इंक्रीजिंग टाइप का है, इसका क्या है डिक्रीजिंग टाइप का है। डिक्रीजिंग वाला स्टेबल और इंक्रीजिंग वाला अनस्टेबल। तो ये था पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 फिर वही 18 का ही क्वेश्चन है, वही कुन टुकर कंडीशन वाला है। 9 क्वेश्चन नंबर 9, an electric company is setting up a power plant and it has to plan its capacity, the demand for power in period 1 and period 2. So there is period 1 and period 2, दोनों पीरियड में अलग अलग कैपेसिटी डिमांड हो रही है, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। यहाँ पर है आर Q1 एंड Q2, यहाँ पर डिमांड है Q1 और यहाँ पर डिमांड है Q2, इतनी इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। Assume that a regulatory authority fixes the corresponding price for period 1 and period 2. यहाँ पर प्राइस हो गया 1, यहाँ पर प्राइस हो गया 3। The total operating cost over the two period is, total operating cost दोनों पीरियड का मिला करके Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर है। The cost of maintaining output capacity K is K स्क्वायर, मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी है के स्क्वायर, और टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल कैपेसिटी है Q1 प्लस Q2, और मतलब दोनों होना चाहिए K लेस देन इक्वल टू K, या फिर K आप कर सकते हो, विच इज़ पेड एंड ओनली वंस एंड इज़ यूज्ड इन बोथ पीरियड। मतलब एक ही बार मेंटेनेंस कॉस्ट पे किया जाता है और दोनों में यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, मेंटेनेंस। राइट द प्रोड्यूसर्स टोटल प्रॉफिट, Q1 भी K से छोटा होना चाहिए और Q2 भी K से छोटा होना चाहिए, कैपेसिटी है। राइट द प्रोड्यूसर्स टोटल प्रॉफिट फंक्शन विथ ऑल कंस्टेंट्स, कंस्टेंट्स के साथ इनका पूरा प्रॉफिट लिखना है। तो ध्यान से
प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ, रेवेन्यू कितना कलेक्शन होगा, P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2 माइनस कॉस्ट कितने टाइप का है, दो टाइप का है, एक ये है और एक ये है, तो माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। सब्जेक्ट टू Q1 छोटा होना चाहिए K से, Q2 छोटा होना चाहिए K से, Q1 Q2 और K ये सब पॉजिटिव हैं। दोनों K से छोटे होने चाहिए कोई ज़रूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि टोटल कैपेसिटी जो है वो कितना K से छोटा होना चाहिए। तो प्रोडक्शन दोनों पीरियड में अलग अलग हो रहा है, तो वो पर पीरियड का जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो इसलिए दोनों पीरियड का मिला करके नहीं लिखेंगे, हर पीरियड में K से कम होना चाहिए। समझ में आ गई बात। अब तो क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस वन। इसका लैग्रेंजियन बनाएंगे, इसका लैग्रेंजियन बनाएंगे बच्चे, जिसमें Q1 दिखेगा, Q2 दिखेगा और K दिखेगा, Q1 Q2 K दिखेगा और क्या दिखेगा, अब तीन है, एक दो फिर ये, तो सब के लिए आएगा, इन दोनों के लिए लैम्डा वन लैम्डा टू, इसके लिए म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री, इतने मल्टीप्लायर आएंगे, लैम्डा वन लैम्डा टू म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, Q1 प्लस 3Q2, प्राइस भी डाल दिए 1 और 3 डाल दिए प्राइस, माइनस, क्योंकि यहाँ पे कोई शेडो प्राइस वगैरह जैसा कुछ नहीं पूछा है तो डाल करके सीधा निकाल रहे हैं, माइनस Q1 स्क्वायर माइनस इनवेलप थ्योरम भी नहीं पूछा है ना, माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। अब ध्यान से, प्लस प्लस लैम्डा वन, आप चाहो तो माइनस लैम्डा वन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लैम्डा बाद में मैनेज हो ही जाता है, K माइनस Q1। अब देखो बुक में हमारे यहाँ माइनस करता है तो यहाँ Q1 माइनस K करता है, बात बराबर ही है, समझ में नहीं आ रही बात, ध्यान से सुनो। हम तो पहले इसको क्या करते हैं कि ग्रेटर देन वाला जो कंस्ट्रेंट होता है ना, ग्रेटर देन होता है, उसी को लेकर के चलते हैं, तो स्मॉलर जैसे Q1 माइनस K लेकर के चलते हैं, लेकिन जब हमने ग्रेटर बना दिया और माइनस था तो ये क्या हो गया, K माइनस Q1 हो गया। समझ में आ गई बात, माइनस लैम्डा का, वैसे माइनस लैम्डा टू लिखेंगे लेकिन उसका फिर माइनस अंदर चला जाएगा, तो लैम्डा टू K माइनस Q2, फिर हो जाएगा प्लस म्यू वन Q1 क्योंकि Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, प्लस म्यू टू Q2 प्लस म्यू थ्री K। समझ में आ गई बात, सबका आ गया। अब कौन टुकर कंडीशन तो लिख दिया हमने, अब डेल L बाई डेल Q1 0 करेंगे, डेल L बाई डेल Q2 0 करेंगे और डेल L बाई डेल K 0 करेंगे, तीनों 0 करेंगे। और इन सब के लिए तो फिर वही हम लोग स्लैक कंडीशन जो है उसको यूज़ करेंगे, तो पहले इन तीनों को 0 करके तो देखें कि क्या मिल रहा है। Q1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस टू Q1 और माइनस लैम्डा वन इज इक्वल टू, और प्लस म्यू वन भी तो आ रहा है, हाँ, प्लस म्यू वन इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन बनेगा 3 माइनस टू Q2 माइनस लैम्डा टू प्लस म्यू टू इज इक्वल टू 0, माइनस 2K प्लस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस म्यू थ्री इज इक्वल टू 0। अब कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस R, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशंस R, लैम्डा वन किसके साथ आएगा, K माइनस Q1 के साथ आएगा इज इक्वल टू 0, K माइनस Q1 के साथ है ना लैम्डा वन, और लैम्डा वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, K माइनस Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आप खुद समझ जाना कि इसमें लैम्डा वन इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब K माइनस Q1 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो यही हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर हो गया लैम्डा टू K माइनस Q2 इज इक्वल टू 0, इससे निकल करके आएगा लैम्डा टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, K माइनस Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयर इज अल्फा वन Q1 नहीं म्यू वन Q1 इज इक्वल टू 0,
इससे निकलेगा μ1 या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या फिर Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। दूसरा है μ2 Q2 इज इक्वल टू 0। इससे निकलेगा μ2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और Q2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। μ3 K इज इक्वल टू 0। इससे निकलेगा μ3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर K ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस बन गया 5। 5 मल्टीप्लायर थे, पांचों के लिए 5 लिख दिया। अब इस तीनों को हम लोग पहले ही एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग, क्योंकि क्वांटिटी है और कैपेसिटी है तो ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो एज्यूमिंग Q1 Q2 K ऑल ग्रेटर देन 0। अगर इसको ग्रेटर देन कर रहे हैं तो आपको याद होगा μ1 इज इक्वल टू 0 इफ Q1 इज ग्रेटर देन 0। ये होता है, मतलब दोनों इनइक्वलिटी तो एक साथ होती नहीं है। अगर एक इनइक्वलिटी ले रहे हो तो दूसरा फिर इज इक्वल टू लेना पड़ेगा। ये मैंने पढ़ाया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। यहाँ पर है K ग्रेटर देन 0। नाउ से μ3 इज इक्वल टू 0, K इज ग्रेटर देन 0। तो Q1 Q2 K ग्रेटर देन 0 एज्यूमिंग, तो इसका मतलब है कि μ1 भी 0 पुट कर देना है, μ2 भी 0 पुट कर देना है, μ3 भी 0 पुट कर देना है। तो कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ेगा? इस तीनों इक्वेशन में फ़र्क पड़ेगा। इसको क्या नाम दे दें? 1 2 3। सो पुटिंग इन 1 2 3, पुटिंग इन 1 2 3, क्या मिल रहा है हमें? 1 माइनस 2 Q1 माइनस λ1 इज इक्वल टू 0। तो λ1 क्या मिलेगा? 1 माइनस 2 Q1। फिर सेकेंड वाला इक्वेशन बन जा रहा है 3 माइनस 2 Q2 माइनस λ2 इज इक्वल टू 0। तो λ2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 Q2 माइनस 2 के प्लस λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 2k इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2। लेट इट बी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ये सब कब आया है? जब μ1 0 μ2 0 और μ3 0 हमने पुट किया है। अब ध्यान से सुनना, लेट Q1 इज इक्वल टू K Q2 इज इक्वल टू K, मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी बाइंडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बाइंड कर दिए कि इतना ही होगा, इसको फ्रीडम नहीं दिए हुए हैं, बाइंड कर दिए। अगर बाइंड कर दिए Q1 और Q2 को K, तो यहाँ K डालो, यहाँ K डालो, देखो तो क्या मिल रहा है? तो λ1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 1 माइनस 2k, और λ2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 3 माइनस 2k। समझ में आ रही है बात? यहाँ डाल दिया ना, यहाँ और यहाँ, λ1 λ2 की वैल्यू लिख दी हमने। अब देखो, और इसमें भी डाल रहे हैं, तो 2k इज इक्वल टू, अब λ1 और λ2 को थर्ड में डाल रहे हैं, पुटिंग इन सिक्स्थ, पुटिंग इन सिक्स्थ, तो क्या मिलेगा? 2k इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2, 1 माइनस 2k और प्लस मिलेगा 3 माइनस 2k। तो ये हो गया 2k इज इक्वल टू 4 माइनस 4k। तो 6k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 2/3। तो देखो अभी हमारे पास है क्या? हमारे पास है Q1k Q2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। तो अब जरा चेक करो तो क्या सही है कि नहीं? Q1 इज इक्वल टू k क्या 2/3 से कम है? Q1 इज इक्वल टू k Q2 इज इक्वल टू k, ये सब तो सही है। इज इक्वल टू 2/3 आ गया, Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2/3 आ गया, ये भी 2/3 आ गया। सो सेटिस्फाइड, इसमें सब कुछ सही चला। अब k की वैल्यू 2/3 यहाँ भी डाल दो ना। अब λ1 λ2 को भी चेक करेंगे, इस दोनों को तो चेक करना बाकी ही रह गया, ये दोनों नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं। λ1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 2/3, तो 3 माइनस 4 माइनस 1/3। लो भाई, ये तो नेगेटिव आ गया। सो ये पूरा ही केस ही गलत हो गया। सो Q1 कांट बी इक्वल टू k एंड Q2 कांट बी इक्वल टू k, मतलब दोनों कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस केस में तो हमने λ1 और λ2 दोनों को क्या लिया था? नॉट इक्वल टू 0।
तभी तो Q1 और Q2 को क्या लिया था, K। अब ले रहे हैं लेट λ1 इज इक्वल टू 0। देन ध्यान से देखना, अगर λ1 को 0 ले लेते हैं तो 1 माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 0, तो Q1 इज इक्वल टू कितना, 1/2। अब देखो तो कहाँ कहाँ Q1 है। इसमें अब क्या डाल सकते हैं हम लोग, 3 माइनस 2Q2 है, λ2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, λ2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2Q2। Q2 तो है ही नहीं हमारे पास, Q2 कहाँ से मिलेगा। इसमें तीनों में डाल देंगे λ1 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी डाल देंगे λ1 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू λ2 मिल जाएगा। तो 2k इज इक्वल टू λ2, और λ2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2Q2 मिला था, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 3 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 2k, और साथ ही साथ लेट Q2 को भी k ही लेट कर लेते हैं। तब क्या होगा वो देखते हैं। जैसे ही Q2 को k लेट करते हैं, 3 माइनस 2k इज इक्वल टू 2k, तो 3 इज इक्वल टू 4k, k इज इक्वल टू 3/4। k इज इक्वल टू 3/4, तो अब देखो ना क्या क्या सेटिस्फाइड हो रहा है। Q1 इज इक्वल टू 1/2 जो कि k से छोटा है, सही। Q2 इज इक्वल टू k, वो तो सही हो गया क्योंकि Q2 इज लेस देन इक्वल टू k है। और रही बात अब कौन सी, k इज इक्वल टू 3/4, पॉजिटिव λ1 इज इक्वल टू 0, सब सही है, ठीक है। अब बस λ2 निकाल करके देखना है। λ2 क्या था बताना, λ2 था 3 माइनस 2Q2, तो 3 माइनस 2Q2 का मतलब है k की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो ये भी आ गया 3/2 आ गया, 3 में से 3/2 गया तो 3/2 आ गया, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाइड। इस केस में सब कुछ सही आ रहा है बच्चे, इसलिए μ1 और μ2 और μ3 भी क्या आ रहे हैं, 0। सो वी रिच्ड ऑप्टिमल, सो वी रिच्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या मिला बताओ, Q1 इज इक्वल टू 1/2, Q2 इज इक्वल टू कितना, 3/4, k इज इक्वल टू कितना, 3/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरीके से बच्चे इसमें ना थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जितने भी एग्जाम्पल है ना बुक में और जितने भी एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन कराया उसको आप 3-4 बार पक्का अच्छे से कर लें, तब जाकर के समझ में आएगा कि वहाँ केसेस कैसे बनते हैं। नहीं तो फिर आप बस आधा अधूरा करके आओगे, 0 तो नहीं मिलेगा, खैर कुन टू कर कंडीशन वाले में आधा तो आप लेकर के आओगे ही, जहाँ तक लैग्रेंजियन लगाते हैं और पॉइंट्स निकालते हैं वहाँ तक तो करके आओगे ही। अब क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कंसीडर एलपी प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज करना है हमें 3x + 2y सब्जेक्ट टू, बहुत सारे कंस्टेंट है, x + y लेस देन 3, 2x + y - z लेस देन 1, x + 2y - z लेस देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रहा क्वेश्चन। इन्होंने कहा है फर्स्ट पार्ट में एज्यूमिंग z टू बी फिक्स्ड, लेट z बी फिक्स्ड, एक बार z इज इक्वल टू 0, एक बार z इज इक्वल टू 4, दोनों केस के लिए सॉल्व करना है। तो जैसे ही z को फिक्स करते हैं हमारा क्वेश्चन ही बदल जाता है। मैक्सिमाइज 3x + 2y सब्जेक्ट टू x + y लेस देन 3, 2x + y और z की जगह पे 0 डाल देंगे तो लेस देन 1, x + 2y लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो जरा, इसका स्ट्रेट लाइन बनाओगे आप, x + y लेस देन 3 केवल दिया हुआ या लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन 3 है खाली बच्चे, लेकिन मेरे ख्याल से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। 2x + y लेस देन 1,
और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो जरा, x और y में 3 है। अब अगर 0 डालेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 3 तो यहाँ 0। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। अगर x में 0 डालते हो तो y की वैल्यू 1, अगर y में 0 डालते हो तो x की वैल्यू हाफ। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 डालते हो तो y हाफ, और अगर y की वैल्यू 0 डालते हो तो x 1। x 0 y 3 1 2 3, ठीक है। और x 3 y 0 1 2 3, ये बन गया हमारा स्ट्रेट लाइन। ये बन गया हमारा स्ट्रेट लाइन और इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा जो है और लेस देन 3 है तो बच्चे 0 तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा शेडिंग इसका। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x 0 y 1 और x हाफ y 0, इट इज दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन कितनी है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड इज 0 हाफ एंड 1 0। इट्स लाइक दिस वे। इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। सब में टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, क्योंकि सारे ओरिजिन को सेटिस्फाई करें ओरिजिन टेस्ट। तो ये छोटू सा जो रीजन है ना, ये यही होगा हमारा। इसका बाउंड्री हम बना दे रहे हैं, देखो रेड से, ये और ये ओ ए बी सी। ए का तो कोऑर्डिनेट पता है, ए किसका पार्ट है? 2x प्लस वाई। ए का तो कोऑर्डिनेट पता है हमें, हाफ 0। सी का भी पता है, सी का कितना है? ओरिजिन का तो पता ही है, 0 0। सी का कितना है? सी किस लाइन का पार्ट है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो ये है x 0 और हाफ। अब b के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा किस किस लाइन को? तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। किसी एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और साथ ही साथ माइनस भी कर दो। 2 माइनस 1 1, 2y और माइनस 2y कैंसिल, 4x माइनस एक्स 3x, x इज इक्वल टू 1 बाई 3। y कितना आ गया? y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2 बाई 3, 3 माइनस 2 1 बाई 3। सो दिस पॉइंट इज b पॉइंट आ गया बच्चे। x है 1 बाई 3 और y है, y भी 1 बाई 3 है, ठीक है, आ गया b। अब सारे पॉइंट्स को रख देना है, सारे पॉइंट्स को रख देना है। 0 0 0 हाफ हाफ 0 और फिर 1 बाई 3 1 बाई 3। सब पे z की वैल्यू निकालनी है या f की वैल्यू निकालनी है। f क्या था? 3x प्लस 2y। तो यहाँ पर f की वैल्यू 0, 2y यानी कि 1, 3x मतलब 3 बाई 2, 3x प्लस 2y तो 3, 3 प्लस 2 बाई 3, 3 3 जा 9 to 11 बाई 3, 11 बाई 3 इज हाउ मच? 3.33 जा 9 to 6 7। ये इतना आ गया। तो इसमें से मैक्सिमम ढूंढना था या मिनिमम ढूंढना था? मैक्सिमम। सो मैक्सिमम f इज इक्वल टू 3.67, और वो भी किस पे? एट x इज इक्वल टू 1 बाई 3, y इज इक्वल टू 1 बाई 3 एंड z फिक्स कर दिया था 0। तो ऐसा ही आपको दूसरे पार्ट के लिए करना। डू इट योर सेल्फ फॉर z इज इक्वल टू 4, ठीक है, फॉर z इज इक्वल टू 4। अब बी पार्ट में कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एनी फिक्स्ड वैल्यू z, द मैक्सिमल वैल्यू ऑफ द क्राइटेरिया फंक्शन 3x plus 2y becomes a function of z, find the function and maximize it। मतलब अब बी पार्ट में z को z रहने देना है बच्चे, z को z रहने देना है। तो मैक्सिमाइज है 3x प्लस
2y सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू कर लो आप सब जगह 2x प्लस वाई माइनस जेड लेस देन 1। तो आप इसको एक काम करो, इसको ना माइनस जेड इज लेस देन 1 है ना, तो लेस देन 1 प्लस जेड कर दो, जेड को भी कांस्टेंट मान लो। तीसरे में है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1 प्लस जेड, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही। अब ध्यान से सुनो, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, जेड के ही टर्म्स में सॉल्व कर देंगे, जेड के ही टर्म्स में हमें पूरे प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 क्या बनेगा हमारा, एक्स वाई, एक बार x 0 डालेंगे तो y 3 और 3 0। दूसरा लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस जेड। अगर x 0 डालेंगे तो y क्या हो जाएगा बताना, अगर x 0 डालेंगे तो y कितना हो जाएगा 1 प्लस जेड। अगर y 0 डालेंगे 1 प्लस जेड बाई 2। और तीसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस जेड। अब इसमें x 0 और y 0, अगर x 0 करेंगे तो y आ जाएगा 1 प्लस जेड बाई 2, और अगर y 0 डालेंगे तो x आ जाएगा 1 प्लस जेड। अब हमें जब ग्राफ बनाना तो बहुत ही केयरफुली बनाना है, सोच समझ करके। तो अब तीनों लाइन का ड्रॉ करना है, 0 3 1 2 3 1 2 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस जेड है, इसका कहाँ पे बनेगा, जेड तो अब आप कुछ भी ले सकते हो, जेड आप कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो मैंने ले लिया लेट जेड इज इक्वल टू 1 ले लिया, जेड कुछ भी ले सकते हैं 1, क्योंकि मेरा जो ग्राफ बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है। अगर जेड 5 ले लेंगे तो 6 तक जाना पड़ेगा, उतना तो है ही नहीं मेरे पास स्पेस, इसलिए जेड इज इक्वल टू 1 ले ले रहे हैं। तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 2, और इधर आ जाएगा 1 प्लस 1 2 बाई 2 1 0, तो 1 0 और इधर आ गया 0 2। ठीक है, तो इसका क्या है 1 प्लस जेड, इसका जो x का कोऑर्डिनेट है इसको लिख देंगे, जस्ट वेट, ये क्या हो गया, अब देखो, तो ये हो गया x प्लस वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। आप कर तो रहे हो 1 0 के लिए, लेकिन लिखोगे 1 प्लस जेड बाई 2 और 0, इस तरीके से कर तो रहे हो 0 2 के लिए, लेकिन लिखोगे इसको 0 और 1 प्लस जेड। ओके, थर्ड वाला क्या है x प्लस वाई, एक्स 0 और y 1 प्लस जेड बाई 2, इसमें भी आप 1 ही माने हो ना, इसका क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 1 2 बाई 2 इज़ 1, और दूसरा पॉइंट मिलेगा 2 और 0 2 0, लेकिन हम इसको लिखेंगे 1 प्लस जेड और 0, और इधर है 0 1, जीरो वन, हाँ 0 1 मतलब 0 1 प्लस जेड लिख देंगे, 1 प्लस जेड बाई 2। इस लाइन का हो जाएगा 0 एंड 1 प्लस जेड बाई 2, और इधर हो जाएगा 1 प्लस जेड 0। देखो सब में है लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, यानी सबका टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, तो ये बन गया हमारा एरिया। अब इस एरिया का देखो ओ पॉइंट तो पता है 0 0, ए का कोऑर्डिनेट तभी मैंने जेड के टर्म्स में लिख दिया था, बी निकाल लेंगे, और सी का कोऑर्डिनेट भी हमें पता है जेड के टर्म्स में। बी के लिए सॉल्व करेंगे बच्चे, बी के लिए सॉल्व करेंगे, किसको किसको सॉल्व करेंगे, मैंने इक्वेशन लिखी ही नहीं थी, x प्लस वाई इक्वल टू 3,
दूसरा था 0 2 से जो पास कर रहा था, इसकी इक्वेशन थी इसकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस जेड। और दूसरा जो है वो है, ये वाली लाइन जो है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस जेड। देखो इसी में दिमाग बस थोड़ा सा खराब हो रहा है, और कोई बात नहीं है, कर तो लेंगे सभी बच्चे इसको। सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस जेड, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस जेड। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, 2y कैंसिल, 4x माइनस एक्स इज 3x, 2 प्लस 2z, और 2 में से 1 गया 1 और 2z में से z, अच्छा ये तो 1 प्लस जेड ही बच गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस जेड बाई 3। तो ये आ गया 1 प्लस जेड बाई 3, वाई भी इसका निकालोगे तो 1 प्लस जेड बाई 3 ही आएगा। अब आपको चारों पॉइंट को यहाँ लिख देना है। O 0 0, A 1 प्लस जेड बाई 2 और 0, B कितना है, B 1 प्लस जेड बाई 3 है, 1 प्लस जेड बाई 3, 1 प्लस जेड बाई 3, C 0 1 प्लस जेड बाई 2। अब सब पे निकालेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या था, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y 0, 3 इंटू 1 प्लस जेड, तो 3 इंटू 1 प्लस जेड बाई 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस जेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस जेड बाई 3, 3 3 कैंसिल, 1 प्लस जेड अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 बाई 3, तो दिस इज 5 बाई 3 इंटू 1 प्लस जेड, 5 बाई 3 इंटू 1 प्लस जेड, और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू तो 1 प्लस जेड। अब आप कोई भी जेड लेकर के कंपेयर कर सकते हो, जैसे अभी हमने जेड 1 लिया था, यहाँ भी 1 ले लो, तो 1 1 2 फॉर जेड इज इक्वल टू 1। जब कोई भी पॉजिटिव ले सकते हो तो 1 के लिए क्यों नहीं लेकर के, कंपेयर ही तो करना है। तो 1 प्लस 1 2 बाई 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, और 2 आ गया, 5 2 जा 10, 10 बाई 3 3.33, और यहाँ पे आ गया 3। तो देखो मैक्सिमम निकालना था, तो मैक्सिमम मिल गया हमें। सो मैक्सिमम जेड अकर्स एट 1 प्लस जेड बाई 3, 1 प्लस जेड बाई 3, और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो कितना है, that is 5 by 3, 1 plus z is the maximum value। ठीक है, तो चाहे z कुछ भी हो, z के टर्म्स में ही आएगा। बी पार्ट में यही तो प्रूव करना था, सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ z, द मैक्सिमाइज्ड वैल्यू ऑफ क्राइटेरिया फंक्शन बिकम्स अ फंक्शन ऑफ z, फाइंड दिस फंक्शन एंड मैक्सिमाइज इट। कर लिया हम लोगों ने। तो बच्चे इस पेपर में देख करके आपको क्या आइडिया लगा कि बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है इस पेपर को करने के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे पढ़ के जाते हैं तो भी घबरा जाते हैं कि अरे मैंने जैसा क्वेश्चन देखा था वैसा तो कुछ भी नहीं आया। तो ये तो मैथमेटिक्स के पेपर में होता ही है बच्चे, हमेशा हम लोग कहते हैं कि कभी भी वो सेम टू सेम वही नहीं आएगा जो आप पढ़ के जाते हो। उसके लिए हम लोग आपको प्रिपेयर कराते हैं, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देते हैं कि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ना हिले। इसके लिए आपको बार बार पढ़ना है, और जब आपने पेपर देख लिया तो आप समझ गए हो कि ज़्यादातर वो कुंटुकर कंडीशन पे रहते हैं। कुंटुकर कंडीशन को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद से मतलब हर चैप्टर का डिफिकल्ट पार्ट ही लिया इन्होंने, कहीं भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी बिल्कुल सेकेंड ऑर्डर तक, लास्ट तक जा रहे हैं। डिफरेंस इक्वेशन का भी सेकेंड ऑर्डर तक जा रहे हैं। इंटीग्रेशन में तो खैर टफ बना ही नहीं सकते, है ही नहीं, तो कितना बन देंगे, उतना ही दिया है। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब तो बहानेबाजी से बात बनेगी नहीं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। खैर चलो कोई बात नहीं, अब तो ये थर्ड ही मैथमेटिक्स का पेपर है, अब तो ख़त्म हो गया। जैसा भी जाए अच्छा ही जाएगा ये। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, लेकिन एग्ज़ाम में घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो हो जाता। तो बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के और शांत धैर्य मन से पेपर को करना है, तभी आप पूरा पेपर कर पाओगे। नहीं तो एंग्जाइटी में पेपर तुम छोड़ दोगे, मन करेगा क्वेश्चन पेपर फाड़ के फेंक दे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा पेपर बच्चे आप प्रॉमिस करो आराम से करके। मैंने भी देखो पूरे पेशेंस के साथ पूरा पेपर किया ना आपके साथ।
कितना मुझे गुस्सा आ रहा था, ये जेड क्यों दिया है, जेड के टर्म्स में ही सब कुछ कितना आराम आराम से निकालना पड़ा, पेशेंस रख के निकालना पड़ता है बच्चे, ठीक है। तो ये हो गया। और जब इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया था कि जेड कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, तो जहां जरूरत पड़ती थी हम जेड इज इक्वल टू 1 डाल करके कंपेयर कर लेते थे। तो ऐसा ही कुछ आपको भी सोचना है एग्जाम में। तो ये तो हो गया एमएमई 3 का। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका पेपर होगा इकोट्रिक्स। तो इकोट्रिक्स इकोनोमेट्रिक्स होता है फुल फॉर्म उसका, मेजरमेंट इन इकोनॉमिक्स। उसके लिए मैथ्स और स्टैट्स तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बारी है इकोट्रिक्स पेपर की। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेमेस्टर 4th में इकोट्रिक्स पेपर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बाय 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 बाय।